स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला देश लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। बता दें कि फ्रांस के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई पहुंच गए हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया है। इस बीच बुर्ज खलीफा को तिरंगे से रंगा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात पहुंच चुके हैं, जहां उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। जहां पीएम मोदी ने यूएई की आधिकारिक यात्रा से पहले दुबई के बुर्ज खलीफा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगे का प्रदर्शन किया, जिसमें अबू धाबी पहुंचने पर पीएम मोदी का हवाई अड्डे पर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद ने स्वागत किया। स्वागत पर आभार व्यक्त करते हुए पीएम मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा है कि आज हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के लिए क्राउन प्रिंस एच शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायान का मैं आभारी हूं। पीएम मोदी ने अबू धाबी हवाई अड्डे पर पहुंचने पर विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अंतरिम बागची ने ट्वीट किया है, जहां उन्होंने कहा है कि साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अबू धाबी पहुंचे हैं। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने उनका स्वागत किया है और उनका स्वागत गर्मजोशी के साथ किया गया है। बता दें कि फ्रांस के बाद अब यूएई से ही भारत में कई साझेदारी होने वाली है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी यूएई दौरे पर पहुंचे हैं। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं राफेल की, जहां फ्रांस दौरे पर पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के बाद अब भारत में 26 राफेल जेट खरीद पर मोहर लगा दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय फ्रांस दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के बीच बड़ी डिफेंस डील पर मोहर लगी है। बता दें कि शनिवार को भारत सरकार ने इसकी घोषणा की है। इसके तहत भारतीय नेवी को फ्रांस की दसों एविएशन के 26 नए एडवांस राफेल फाइटर जेट हासिल होंगे, जो खासतौर पर नेवी की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन होंगे। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मुलाकात के दौरान इस डील पर फैसला हुआ, जहां राफेल निर्माता कंपनी दासो एविएशन ने इसके बारे में भी जानकारी दी है। दासो एविएशन ने बताया है कि भारत सरकार ने भारतीय नौसेना को नवीनतम पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से लैस करने के लिए नेवी राफेल के चयन की घोषणा की, जहां भारतीय नौसेना ने 26 राफेल पहले से ही सेवा में मौजूद हैं और 36 राफेल में शामिल हो जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को फ्रांस के राफेल जेट में 26 नौसैनिक स्वरूप खरीदने और फ्रांसीसी डिजाइन वाली स्कॉर्पियन श्रेणी में पनडुब्बियों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जहां दसो एविएशन ने आगे कहा है कि यह फैसला भारत में आयोजित एक सफल टेस्ट अभियान के बाद आया है, जिसमें नेवी राफेल ने साबित किया है कि यह भारतीय नौसेना की परिचालन और जरूरतों को पूरी तरह से पूरा करता है और इसके लिए पूरी तरह से उत्तम है। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग की, जिसकी लॉन्चिंग की जा चुकी है, जिसके बाद चंद्रयान के बाद अब गगनयान की भी चर्चा खूब होने लगी है। तो भारत ने शुक्रवार को यहां LVM-3 M4 रॉकेट के जरिए अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत 41 दिन बाद अपनी यात्रा में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में एक बार फिर से सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास ये चंद्रयान 3 करेगा और ऐसा करने के साथ ही भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले अमेरिका, रूस और चीन के क्लब में शामिल हो जाएगा। चंद्रयान 3 के लैंडिंग के लिए 23 अगस्त का इंतजार करना होगा, लेकिन शुक्रवार को इसका सफल लॉन्च किए जाने के बाद भारत के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन गगनयान प्रथम के लिए बड़ी सफलता के रूप में सामने आया है। बता दें कि चंद्रयान 3 का मुख्य लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग करना है। इसके बाद ये चंद्रमा की सतह से डेटा इकट्ठा करेगा और इसके रहस्यों से पर्दा उठाएगा। इसके साथ ही ये चंद्रमा पर भारत की राष्ट्रीय चिन्ह के निशान भी छोड़ेगा। बता दें कि चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की योजना बनाई गई है। अभी तक सिर्फ 3 देश ही, अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसा कर चुके हैं और ऐसा करने के साथ ही भारत भी इन देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा, जहां चंद्रयान 3 के साथ इस बार केवल रोवर और लैंडर ही जा रहे हैं।
जहां चंद्रयान 2 की बात करें तो चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया ऑर्बिटर अभी भी वहां मौजूद है और काम कर रहा है। जहां चंद्रयान 2 को 2019 में भेजा गया था, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग वो नहीं कर पाया था, जिसके बाद चंद्रमा की सतह से वो 2 किलोमीटर पहले ही उससे संपर्क टूट गया था। बता दें कि इसके बाद अब गगनयान को लेकर भी चर्चाएं खूब होने लगी हैं, जहां गगनयान प्रथम के लिए उसी रॉकेट LVM-3 के संशोधित संस्करण का उपयोग किया जाएगा, जिससे चंद्रयान को सफलतापूर्वक सटीक कक्ष में स्थापित किया गया। शुक्रवार को चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग के बाद LVM-3 की परियोजना निदेशक और लॉन्चिंग मशीन निदेशक S मोहन कुमार ने कहा है कि LVM-3 ने चंद्रयान 3 को सटीक कक्षा में स्थापित कर दिया है, जिससे एक बार फिर ये साबित हो गया है कि ये इसरो का सबसे विश्वसनीय हैवी लिफ्ट व्हीकल है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं यमुना के रौद्र रूप की। बता दें कि दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, लेकिन हाल ही में यमुना के रौद्र रूप में कई बदलाव देखने को मिली हैं। तो दिल्ली में बाढ़ के चलते पिछले दिनों से बाढ़ के चलते हाहाकार की स्थिति पूरे दिल्ली में देखने को मिली थी, जहां यमुना के आए उफान के बाद नदी का पानी शहर के अंदर घुसने लगा था और कई इलाके जलमग्न हुए। इस दौरान एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई कि जब यमुना के पानी आगे निकलने की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब ITO के पास बने बैराज के 5 गेट नहीं खोले जा सके थे। इन गेटों को खोलने और खोलने के लिए अब नेवी और एयरफोर्स की एंट्री होने जा रही है, जहां भारतीय सेना पहले से ही बैराज के गेट खोलने में जुटी है और शुक्रवार शाम के बाद गेट खोलने में सफलता भी हासिल की थी। लेकिन अब भी 4 गेट नहीं खोले जा चुके हैं, जिसके लिए मुंबई से वेस्टर्न नेवल कमांड की टीम दिल्ली भेजी जा रही है, जहां नेवी की इस टीम में डाइवर्जर, वेल्डिंग और कटिंग के विशेषज्ञ शामिल हैं और इस मिशन में एयरफोर्स भी शामिल की गई है, जहां मुंबई में स्टैंड बाय पर रखी गई 8 से 12 लोगों की इस टीम पर भारतीय वायुसेना के सर्विस एयरक्राफ्ट से दिल्ली लाए जाएंगे। बता दें कि दिल्ली में शनिवार को यमुना का वाटर लेवल कम हो चुका है और बात करें यमुना के वाटर लेवल की, तो यमुना का जल स्तर अब घटकर 207.38 मीटर पर आ गया है और इससे भी कम होने की अब उम्मीद लगातार जताई जा रही है। बता दें कि मौसम विभाग ने शनिवार को दिल्ली में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया, जहां मौसम विभाग के मुताबिक 15 जुलाई से आने वाले दिनों में दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं सेना प्रमुख मनोज पांडे की, जिन्होंने LOC के पास दौरा किया है। तो सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को LOC से लगे आगे के क्षेत्रों में ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा के लिए दौरा किया। सेना प्रमुख को वहां मौजूद कमांडरों ने घुसपैठ रोधी ग्रिड और नियंत्रण रेखा की सुरक्षा बनाए रखने के लिए मजबूत स्थिति के बारे में जानकारी दी है। बता दें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे ने आगे के क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के साथ बातचीत की और जवानों की नियंत्रण सतर्कता और ऊंचे मनोबल के लिए उनकी सराहना की, जहां सेना प्रमुख ने जवानों को उसी जोश और उत्साह के साथ काम करते रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा की। बता दें कि हाल ही में अमरनाथ यात्रा में 5 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें बीते 36 घंटे में अमरनाथ यात्रियों में 5 लोगों की मौत हुई है। और बात करें 2023 की, तो साल 2023 से अब तक अमरनाथ यात्रा में 24 लोगों की जान जा चुकी है। तो इस साल अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद कई यात्रियों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक पिछले 36 घंटों के दौरान 5 और अमरनाथ यात्रियों की मौत हुई है, जिसके बाद इस साल की यात्रा के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। बता दें कि मरने वालों में 5 पीड़ितों में से एक साधु भी शामिल हैं, जिसमें अधिकांश तीर्थयात्रियों की मौत दिल के रुकने से हुई है। जहां प्राकृतिक कारणों से होने वाली मौतों में ये यात्रा के दौरान एक दिन में होने वाली सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। तो वहीं श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार यात्रा के पहलगांव मार्ग पर 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि
बालटाल मार्ग पर एक लोग की मौत हुई। वहीं मरने वाले जिन 4 तीर्थयात्रियों की पहचान की गई है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं एक पीड़ित की पहचान अब तक नहीं हो पाई है, जिसके बाद इन 5 मौतों से इस साल में अब तक यात्रा के दौरान मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है और मरने वालों की संख्या पार कर 24 पहुंच चुकी है। जहां अधिकारी के अनुसार पीड़ितों में यात्रा पर ड्यूटी पर तैनात किए गए भारत तिब्बत सीमा पुलिस अधिकारी, एक साधु और एक सेवादार भी शामिल थे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे को लेकर तंज कसा है और ट्वीट भी किया है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमला बोला है। जहां मणिपुर हिंसा को लेकर यूरोपीय यूनियन की संसद में हुई चर्चा को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने पीएम मोदी को फ्रांस के नेशनल डे पर मुख्य अतिथि बनाए जाने को लेकर कनेक्शन राफेल डील से बताया है। जहां शनिवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि मणिपुर जल गया है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के संसद में भारत के आंतरिक मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इस बीच राफेल ने उन्हें बेस्टिल डे का टिकट दिला दिया है। राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम पर चुप रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन से इस मुद्दे पर हुई चर्चा का भी जिक्र किया। बता दें कि यूरोपीय संघ की संसद में मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर भारत के मानवाधिकारों की स्थिति का बृहस्पतिवार को एक प्रस्ताव पारित किया था। जहां प्रस्ताव में आरोप लगाया गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति मणिपुर के हालात ऐसे पैदा हुए हैं। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा को लेकर भी ट्वीट किया है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। जहां राहुल गांधी के इस ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है और स्मृति ईरानी ने कहा है कि एक व्यक्ति जो भारत के आंतरिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप चाहता है, एक निराशजनक राजवंश जो मेक इन इंडिया की महत्वाकांक्षाओं को ठेस पहुंचाता है। जब हमारे प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सम्मान मिलता है तो वह भारत का मजाक उड़ाता है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा है कि लोगों की ओर से अस्वीकार किए गए जाने के बाद वह इस बात से नाराज हैं कि रक्षा अनुबंध और राजघराने के दरवाजे तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो बुलेटिन के आखिरी में बात आजम खां की कर लेते हैं, जहां हेट स्पीच मामले को लेकर आजम खां के खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजम खां को 2 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को हेट स्पीच मामले में बड़ा झटका लगा है। जहां रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खां को इस मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि ये मामला साल 2019 का है, जहां साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दी गई एक भड़काऊ स्पीच से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है, जिसमें आजम खां ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी और रामपुर के तत्कालीन डीएम और बाकी अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बातें कही थी। आजम खान पर साल 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर के शहजाद नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। और इससे पहले भी आजम खान को बाकी हेट स्पीच के मामलों में 3 साल की सजा हुई थी, लेकिन बाद में अदालत ने उस केस में आजम खां को बरी कर दिया था। आजम खां को दोषी करार दिए जाने के बाद बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना का भी बयान सामने आया है। जहां रामपुर कोर्ट पहुंचे आकाश सक्सेना ने कहा कि यह तो होना ही था और हमने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है और हमेशा सच की जीत ही हुई है। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।